हे मनुष्य, 15 फरवरी के बाद जो भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होगी उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कर रहा हो, किसी पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। हर व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा। समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को उत्तर क्या दिया जाएगा यह कहना मुश्किल है। अगर यदि प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो आपके अपने भी आदमी उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। इसी अग्नि परीक्षा से पूरे संसार को गुजरना है। सोच लीजिए, ऐसा भयानक माहौल बन रहा है जिसका प्रभाव आपको धीरे धीरे नजर आएगा। मैं तो यही कहूंगा कि पूरे दुनिया के सामने बहुत भारी चुनौती भरा समय उपस्थित होगा, जिसको संभालना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। आप लोगों के घरों के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां आएगी जिसका सामना करना पड़ेगा जो आपको विचलित कर देगा। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वह घरेलू क्षेत्र में हो या किसी अन्य झगड़े वाले क्षेत्र में हो, लोगों के घर में कलह क्लेश का माहौल तो निश्चित बना रहेगा। इससे छुटकारा नहीं मिलना है, समझ गए ना? उसके बाद 30 मार्च 2025 में ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की एक ऐसा संयोग बनेगा जो अपने आप में धर्म युग की स्थापना के लिए मानी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में वह समय आने से पहले बुरी ताकतों का संहार, बुरे विचार वाले लोगों को किनारा पर लगाने का काम प्रकृति करेगी और ऐसा काम सभी लोगों को कष्ट तो जरूर देगा। हे मनुष्य, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन 15 फरवरी के बाद से ब्रह्मांड में कुछ इस तरह बनने जा रहा है जिसके चलते संसार की परिस्थितियां न तो किसी के संभालने से संभलेगी और ना ही किसी को रोकने से रोक पाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में एटमी सर्वनाश का चक्र तेजी से घूमने लगा है। दरअसल यूक्रेन को F-16 की पहली खेप मिलने वाली है और रूस इससे भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन पर 100 घंटे से जारी बारूदी वर्षा और भी तेज कर दी है। यूक्रेन के 22 शहरों को विनाशक आग में झोंक दिया गया है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने F-16 से रूस पर हमले किए तो ये नेटो के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट होगा। रूसी सेना ने यूरोप के कई देशों को चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका का ये फाइटर जेट कैसे यूरोप विनाश का आधार बन सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। ये यूक्रेन पर बरसे रूस के क्रोध की तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर अनवरत बारूदी वर्षा जारी है। सौ घंटे से यूक्रेन पर रूसी हमले नहीं रुके हैं। यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर धधक रहे हैं।
दक्षिणी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले भी किए हैं। यूक्रेन पर बीते दिसंबर के महीने से इतने बड़े हमले नहीं किए गए जितने बीते 100 घंटे से जारी हैं। रूस ने कहा है कि ये हमले सिर्फ विनाश की शुरुआत है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर अवदीव्का पर सबसे भीषण हमले किए हैं। डोनेट्स्क जिले के अवदीव्का शहर में रूसी हेलीकॉप्टरों ने विनाशक बम वर्षा की है। ईरान से हूती को लगातार हथियार मिल रहे हैं। हूती ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। नया ब्लूप्रिंट IRGC कमांडर ने तैयार किया है, जिसमें एक साथ टास्क फोर्स और कार्गो शिप पर हमले किए जाएंगे। इसके लिए हूती ने बारूदी माइंस का जाल बिछा लिया है और दूसरी तरफ हमले के लिए ड्रोन ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। अब अगर अमेरिका पलटवार करता है तो लाल सागर में तबाही का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो सकता है। हूती के ठिकानों पर टास्क फोर्स ने भारी तबाही मचाई। बावजूद इसके हूती के हमले रुके नहीं हैं। बल्कि हूती पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका है। अब वो टास्क फोर्स के वॉरशिप और लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप पर एक साथ हमला कर रहा है। हूती के हमलों से एक बार फिर लाल सागर थर्रा उठा। हूती ने ग्रीस के जहाज पर हमला किया। ग्रीस के शिप पर 2 मिसाइलें दागी गई। यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दावा किया है कि हूती ने 2 मिनट के अंदर 2 मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में टास्क फोर्स की तरफ से भी पलटवार करके हूती के ठिकानों पर हमला किया गया। ने हमला उस वक्त किया जब ग्रीस का जहाज बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था। हूती के लड़ाके लगातार शिप को ट्रेस कर रहे थे। जैसे ही मिसाइल की रेंज में यह शिप आया, मिसाइल से अटैक कर दिया गया। हूती की तरफ से कहा जा रहा है कि शिप को काफी नुकसान हुआ है, जबकि टास्क फोर्स ने कोई बयान जारी नहीं किया है। जिस जगह हमला हुआ वो यमन के अल बुखा के 74 किलोमीटर साउथ में है। यहां से अल हुदैदा हूती बेस एकदम नजदीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हूती ने अब हमले का तरीका बदला है। पहले अंधाधुंध ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन अब उसने टारगेटेड अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रेनिंग उन्हें IRGC के कमांडर से मिली है, जो 1 हफ्ते पहले ईरान से यमन पहुंचे थे। एक तरफ हूती टास्क फोर्स पर ड्रोन वर्षा करता है और यह हमला उस वक्त होता है जब कार्गो शिप पर अटैक करना होता है। हूती ने कार्गो शिप को फंसाने के लिए सी माइंस का जाल बिछा दिया है। यानी हूती के लड़ाके एकदम ट्रेंड सैनिकों की तरह हमले कर रहे हैं। इसी वजह से हूती ने पिछले 24 घंटे में सैकड़ों ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें कमर्शियल और सैन्य जहाजों को निशाना बनाया गया। लाल सागर में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि यूरोप के अधिकतर देशों के कार्गो शिप को पोर्ट पर ही रोक लिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट से यूरोप तक रेड सी रूट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लाल सागर में छिड़ी भयंकर जंग। टास्क फोर्स के वॉरशिप और हूती के सी ड्रोन हमले कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर बोट से हूती लड़ाके टास्क फोर्स के जहाजों का शिकार करने लाल सागर में उतरे हुए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि लाल सागर में जिस रूट से जहाज गुजरते हैं, वहां बड़ी संख्या में बारूदी माइन बिछा दी गई है,
जो ईरान से हूती को मिली है। खतरा भांपकर टास्क फोर्स ने कारोबारी जहाजों को उधर जाने पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे रूट ठप हो गया है। यही वजह है कि पेंटागन ने हूती के संपूर्ण खात्मे का ऐलान जारी कर दिया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जबकि कुछ दिन पहले सीरिया इराक में ईरानी ठिकानों पर भी हमला किया गया था। यानी अमेरिका इजराइल एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुके हैं जिसे तोड़ने के लिए ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा जरूरी है। कि नेटो महासचिव ने सभी सदस्यों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और पूर्वी यूरोप के देशों में युद्ध की तैयारी भी शुरू हो गई है। एस्टोनिया में बंकर बनाने का मिशन जारी है, तो वहीं रूस की सेना की तैनाती यूरोप बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। पुतिन का पहला टारगेट कौन होगा? पुतिन का पहला हमला कब होगा? पुतिन किन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? ये तमाम सवाल पिछले कई दिनों से नेटो की तमाम बैठकों में उठ रहे हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। युद्ध की आशंकाओं ने नेटो को इस कदर डराया है कि नेटो को सबसे बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत करनी पड़े। बगैर किसी युद्ध के नेटो अपने फंड से करोड़ों डॉलर खर्च करने जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों के युद्धपोत और फाइटर जेट्स बिना युद्ध के अपना ईंधन जला रहे हैं। बारूदी विस्फोट हो रहे हैं। हमले का सबसे ज्यादा खतरा रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों को है। नेटो भी इन्हीं देशों को रूस के हमले से बचाने और रूस पर पलटवार करने के लिए युद्धाभ्यास के जरिए तैयारी कर रहा है। एस्टोनिया की आर्मी भी सतर्क है। एस्टोनिया में बड़े पैमाने पर बंकर बनाने का काम शुरू किया गया है। एस्टोनिया में 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है। उत्तर में नर्वा और दक्षिण में वोरू में करीब 600 टनल बनाने का काम शुरू किया गया है। एस्टोनिया भी अपनी सुरक्षा के लिए नेटो पर निर्भर है। रूस अगर एस्टोनिया पर हमला करता है तो रूस का पहला सामना भले ही एस्टोनिया के 7000 सैनिकों से होगा, लेकिन चंद घंटों में नेटो के सैनिक यहां भेजे जा सकते हैं और फिर छोटे से देश से बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। नेटो में कुल 31,43,000 सैनिक हैं। नेटो के पास 27,48,000 जवानों की रिजर्व फोर्स है। 14,125 टैंक हैं, 21,104 फाइटर जेट हैं, 1,916 युद्धपोत हैं और 4,223 परमाणु हथियार हैं। गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है। जी हां, पहले लाल सागर दहला, फिर सीरिया, इराक इसकी चपेट में आए और अब गाजा से सटे मिस्र में दहन काल शुरू होने वाला है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। दरअसल बीती रात राफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों फिलिस्तीनियों को राफा क्रॉसिंग से पलायन करना पड़ा। लेकिन इस हमले के बाद मिस्र और इजराइल में तनाव बढ़ चुका है। हालात जंग के मुहाने तक आ पहुंचे हैं। आखिर क्यों, आप भी देखिए।
उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा होते हुए दक्षिण पूर्वी गाजा तक पहुंचा। मगर अब इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन दक्षिण गाजा में जारी है। खान यूनुस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। अब तक आईडीएफ दक्षिण गाजा के खान यूनुस शहर को दहला रही थी, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही थी। मगर बीती रात इजरायल के लड़ाकू विमानों ने राफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक की, गाइडेड बमों और घातक मिसाइलों से प्रहार किया। और जानते हैं आईडीएफ के इस आसमानी प्रहार का नतीजा क्या हुआ? राफा क्रॉसिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि स्ट्राइक में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो बीते साल अक्टूबर महीने से ही गाजा के कोने कोने को इजरायली सेना दहला रही है, मगर जैसे ही बीती रात राफा क्रॉसिंग पर आईडीएफ ने स्ट्राइक की, पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग राफा क्रॉसिंग पार कर मिस्र की तरफ भागने लगे और फिलिस्तीनियों के इस विस्थापन ने राफा क्रॉसिंग से सटे मुल्क मिस्र की नींद उड़ा दी। बस फिर क्या, मिस्र ने भी इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। मसलन मिस्र ने गाजा बॉर्डर के